स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी जूनियर की जो वैकेंसी आई हुई है उसी में हम अगला जो हमारा टॉपिक है वह है यूरोपीय शक्तियों का आगमन एवं अंग्रेजी राज्य का विस्तार के बारे में दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें जितने भी कंटेंट हैं वो सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं और आंसर हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक चीज को समझें। अगर किसी चीज को समझने में आप सभी लोगों को समस्या हो रही तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आप सभी लोगों को शेयर अच्छा लगे तो उस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद निरंतर अयोग्य शासकों ने मुगल वंश के पतन को तीव्र कर दिया। क्या किया? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जितने भी शासक आते हैं वह सभी अयोग्य होते हैं, यानी योग्य नहीं होते हैं। और वहीं से क्या होता है कि मुगल वंश का जो है पतन शुरू हो जाता है और यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन तथा तीव्रता से पांव जमाने के क्रम में मुगल साम्राज्य का पतन सुनिश्चित कर दिया गया। अर्थात होता क्या है कि जब मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है तब यूरोप के जो निवासी होते हैं वो सभी लोग अपने भारत में आते हैं और अपने व्यापार को जो है बढ़ाते हैं। तो भारत में व्यापार के उद्देश्य से यूरोपीय शक्तियों का आगमन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा वर्ष 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट पर उतरा। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो कालीकट यानी कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो जो वास्को डी गामा होता है वह भारत में कालीकट पर उतरता है। कालीकट एक बंदरगाह होता है जहाँ पे वो उतरता है 1498 ईस्वी में। कब उतरता है? तो 17 मई 1498 को वहां पे उतरता है। और जो वहां के राजा होते हैं जमोरिन, कौन होते हैं? वहां के राजा जो जमोरिन होते हैं वह उसका जो है स्वागत करते हैं। पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पार या पत्र या आज्ञा पत्र का नाम कार्टेज था। क्या था? जो पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पत्र था या आज्ञा पत्र था उसका नाम क्या था? कॉर्टेज था। क्या था? कॉर्टेज। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीना। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान जो होते हैं यूसुफ आदिल शाह होते हैं उनसे जो है 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लेता है। उसके बाद होता क्या है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में फैक्ट्री को स्थापित किया और पुर्तगालियों द्वारा बंगाल के हुगली नामक स्थान पर भी फैक्ट्री स्थापित कर ली जाती है। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, यहाँ क्या है दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जिसने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना व्यापार फैलाया और सन 1599 से 1600 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो सन 1599 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट सर थॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की और ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की। तो जो ब्रिटिश थे अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी के
सम्राट थे वह कहाँ जाते हैं, जहांगीर के पास, और वहां आके जब उनसे मिलते हैं तो उनसे अनुमति लेते हैं कि हम एक फैक्ट्री को स्थापित करना चाहते हैं। तो जो जहांगीर होते हैं वह अनुमति दे देते हैं और सूरत में जो है उनकी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित हो जाती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। इसके बाद होता क्या है कि थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को शौली या श्वाली के स्थान पर उन्हें हरा देता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। जो अंग्रेज थे वो जो फ्रांस की जहाजें थी यानी फ्रांसीसियों की जहाजें थी उन पे जो अपना अधिग्रहण कर लेते हैं। तो वहीं प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है उसी के कारण जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को खान की समाधि से सम्मानित किया। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती है। भारत में अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। क्या प्रदान किया था? दीवानी प्रदान की थी। एक ही द्वीप सालसेट पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि पेशवा बाजीराव सेकेंड ने की थी। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया। फ्रांसीसी कहाँ लगाए? सूरत में लगाए। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी जो प्रिंटिंग मशीन थी, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने जो फैक्ट्री थी उनका भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र होते थे। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 ईस्वी में जो होती है अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। बंगाल का द्वैध शासन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चला। हैदराबाद का निजाम वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सब्सिडियरी एलियंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था। जो लॉर्ड कैनिंग था वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की। किसकी संधि करते हैं? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन से युद्ध में होती है? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। राज्य छह या हड़प रीति डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। सिख गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। सिख के गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी और सिखों के शन संप्रदाय यानी खालसा पंथ का प्रवर्तन गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने किया था। सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में क्लाइव द्वारा यानी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित किया गया था। और सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। तो सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। ओडियार मैसूर रियासत के शासक थे। ओडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के शासक थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन गवर्नर जनरल वैंटिक ने किया था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों का आगमन और अंग्रेजी राज्य का विस्तार धीरे धीरे जो है सभी करते हैं। तो
तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कंपनी का अपना विस्तार कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।